नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में संशोधन किए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.3% हुई। राम जन्मभूमि पूजन के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार, समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज। समाचार संध्या में अपने सहयोगी वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने कल तक 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। सरकार ने कुल 1,37,586 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना इस वर्ष 23 मार्च से 31 अक्टूबर की अवधि या 3 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के सभी ऋणों पर लागू होगी। कोविड-19 और पूर्णबंदी के कारण आर्थिक संकट को कम करने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य उद्यमियों को अपनी देनदारियां पूरी करने और कारोबार को फिर से शुरू करने में सहयोग करना भी है। देश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित कुल 12,30,509 रोगी स्वस्थ हुए हैं। ये संख्या इस समय उपचार करा रहे 5,86,298 रोगियों की संख्या के दोगुने से भी अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,306 रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस तरह देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.3% और मृत्यु दर घटकर 2.09% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दिन में कुल 52,050 नए मामले सामने आए, जिससे देश भर में इस महामारी से अब तक संक्रमित हुए रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 18,55,745 हो गई। पिछले 24 घंटों में महामारी से 803 लोगों की मौत हुई। देश भर में अब तक मृतकों की संख्या 38,938 हो गई है। देश में संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों की संख्या से दोगुनी हो गई है। इस समय संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 12,30,000 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत 66.30 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम 2.10% रह गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृत्यु दर निरंतर कम हो रही है। भारतवर्ष में अब तक हमने 2 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। इसमें आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हमने 6,60,000 टेस्ट देश भर में किए और जो रिकवर्ड केसेस हैं उनकी संख्या अब एक्टिव केसेस के दुगने से भी ज्यादा हो गई है। और जो केस फर्टिलिटी रेट है इस समय देश में, वो पहले लॉकडाउन के समय से यानी 25 मार्च के समय से लेकर अब तक सबसे कम बिंदु पर है 2.10। श्री भूषण ने कहा कि अब तक 2 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 6,60,000 नमूनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट मामले में अपनी जांच क्षमता में वृद्धि की है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण करीब 50% मृत्यु 60 और उससे अधिक उम्र के लोगों की हुई। करीब 37% मृत्यु 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की हुई। श्री भूषण ने बताया कि कोविड के कारण करीब 68% मृत्यु पुरुषों की और 32% महिलाओं की हुई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण की सकल दर 8.89% है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बना रहा है। संस्थान को मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। At present, we have 3 Indian vaccines which are in different phases of clinical testing. The first one is the inactivated virus vaccine, which is the Bharat Biotech vaccine, which has completed its phase 1 study in 11 sites and has started its phase 2 study. Similarly, for the DNA vaccine of Zydus Cadila, India has completed the phase 1 and has embarked on the phase 2 of study at 11 sites. Third vaccine which got its approval is the recombinant Oxford vaccine being manufactured by Serum Institute of India, which has got approval for phase 2 and phase 3 clinical trials. डॉक्टर भार्गव ने कहा कि ये परीक्षण एक सप्ताह के अंदर 17 स्थानों पर शुरू हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड महामारी के प्रबंधन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा के दौरान पता चला कि अस्पताल में भर्ती होने के 72 घंटे के अंदर गंभीर रोगियों की मृत्यु के अधिक मामले सामने आए। गृह सचिव ने इस मुद्दे से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जांच क्षमताओं में वृद्धि की गई है। रोजाना 10 लाख की आबादी पर 140 नमूनों की जांच की विश्व बैंक की सिफारिश की तुलना में जम्मू कश्मीर में अब 900 नमूनों की जांच की जा रही है। इसके लिए सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अतिरिक्त प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ RT-PCR जांच की सुविधा भी बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कर्नाटका को 681 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज राज्य में वेंटिलेटर युक्त बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में टेलीफोन के माध्यम से हिस्सा लेते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 1279 अतिरिक्त वेंटिलेटर भी इस महीने के अंत तक राज्य को प्राप्त हो जाएंगे। इन वेंटिलेटर के मिल जाने से राज्य में कोविड मरीजों के इलाज की क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में 166 वेंटिलेटर सहित राज्य में अगले सप्ताह तक 335 वेंटिलेटर युक्त बिस्तर उपलब्ध हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोविड मरीजों के लिए निजी चिकित्सालय को भी वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने कोविड से मृत्यु के बारे में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कोविड संबंधी मृत्यु प्रमाण बढ़ने पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण जी ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर को निर्देश दिया है कि मृत्यु के कारणों को पता लगाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बिठाई जाए। नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु स्तर घटाने पर ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट परीक्षा की संख्या बढ़ाएं। आज राज्य में 6,259 नए कोविड प्रकरण सामने आए हैं और 110 लोगों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में और संशोधन किए हैं। रेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों को अधिक छूट उपलब्ध कराई गई है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है। माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए रेलवे मिशन मोड में काम कर रही है। कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद रेलवे ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष अधिक ढुलाई की है। नीतिगत उपायों के अंतर्गत रेलवे माल की ढुलाई के लिए संबंधित ग्राहकों को छूट दे रही है। कंटेनर यातायात पर 31 अक्टूबर तक स्टैबलिंग चार्ज नहीं लगेगा। वैकल्पिक माल रोड से माल बुक करने पर टर्मिनल चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तिरपाल से ढकी गई वैगन में माल के लदान के लिए 40% छूट दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ,
चिकुनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकुनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में भाग लेने कल उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाएंगे। भूमि पूजन समारोह दोपहर ठीक 12:30 बजे होगा और 12:45 तक चलेगा। समारोह के लिए विभिन्न आध्यात्मिक पीठों के 135 संतों सहित 175 अतिथि बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद वे श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद में भूमि पूजन और अन्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या की सीमाएं आज आधी रात से ही सील कर दी जाएंगी। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर के राम भक्तों से अपील की है कि वे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए अपने गांव और शहरों में ही भजन कीर्तन करें तथा प्रसाद बांटें। मुख्यमंत्री और ट्रस्ट की अपील के बाद राज्य के लोग अपने घरों में मिट्टी के दीप जला रहे हैं। अयोध्या में विशेष दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कल के ऐतिहासिक अवसर की पूर्व संध्या पर अयोध्या की गलियां और सरयू के घाट हजारों दियों की रोशनी से जगमग उठे हैं। रामायण के प्रसंगों को दर्शाने वाले विशेष तोरण द्वारों, खूबसूरत रंगोलियों और रंग बिरंगी दीवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तैयार किया जा चुका है। राम की नगरी के लोगों के लिए ये लम्हा किसी उत्सव से कम नहीं है। भजन, कीर्तन और अखंड रामायण का पाठ अयोध्या के घरों और मंदिरों के साथ ही राज्य के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी हो रहा है, जिनमें गोरखपुर का प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर भी शामिल है। कल होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले शुरू हुए 3 दिन के अनुष्ठान कार्यक्रम के तहत आज दूसरे दिन 6 घंटे की विशेष रामार्चा पूजा की गई। ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर के गढ़ी निशान पर भी आज विशेष पूजा हुई। 3 दिवसीय यह अनुष्ठान कल भूमि पूजन के साथ खत्म होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए सुशील चंद्र तिवारी। अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भूमि पूजन के लिए निमंत्रण मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन में आ रहे हैं। गंगा जमुनी जो तहजीब अयोध्या में है, हमेशा हम साधु संतों के बीच में रहे, अयोध्या में जो है मंदिरों के बीच में रहे, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो हर धर्म का सम्मान करता है, सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमको भी न्योता मिला है। हम प्रधानमंत्री जी के लिए है जो है हिंदू धर्म के जो बहुत नायाब किताब लेके आया हूँ, जो रामचरितमानस है और एक रामनामी दुपट्टा है। ये हम जो है प्रधानमंत्री की स्वागत में ये जो है ये दुपट्टा और ये रामायण हम पेश करें। अयोध्या के आम लोग भी इस आयोजन से बहुत प्रसन्न हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है राम मंदिर का। इससे पूरे विश्व को बहुत खुशी है, हम लोगों को भी बहुत खुशी है। हम लोगों ने इसकी बहुत तैयारी कर रखी है। हर घर में दिया जलेगा, मोमबत्तियां जलेंगी, सारे घरों में झालर लग गए हैं और इसी के साथ अयोध्या फैजाबाद का विकास भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के लोगों को क्षेत्र के अत्यधिक विकास की उम्मीद है। अयोध्या का विकास उन विकास योजनाओं से होगा और उससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हम लोग उससे लाभान्वित होंगे और हमको ये पूरा विश्वास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के अयोध्या का ऐसा विकास करेगी कि जिससे यहाँ के लोग सुखी होंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भूमि पूजा के समय कल राज्य के सभी मंदिरों में विशेष पूजा और दर्शन आयोजित करने को कहा है। हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ विभाग ने राम मंदिर के निर्बाध निर्माण और भूमि पूजा की सफलता और राज्य की जनता की खुशहाली के लिए मंदिरों के पुजारियों से पूजा आयोजित करने के लिए एक आदेश जारी किया। कोविड महामारी को देखते हुए विशेष पूजा के दौरान सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए।
भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में संशोधन किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.3% हुई। राम जन्मभूमि पूजन के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सुशासन लाने के लिए बहुत से सुधार किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर में सौभाग्य, उजाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं ने 100% कवरेज हासिल किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन में जम्मू और कश्मीर काफी आगे है। मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी 100% कवरेज हासिल किया है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास विशेष बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए व्यावसायिक संस्थानों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्यार्थियों के आरक्षण की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्हें बताया गया कि इन संस्थानों में आरक्षण जम्मू कश्मीर आरक्षण कानूनों और नियमों के अनुरूप लागू होता है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इनमें संशोधन किया गया है। ये कानून और नियम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू नहीं होते। लद्दाख में व्यावसायिक संस्थान नहीं होने के मद्देनजर और भारत सरकार की सलाहकार समिति के परामर्श पर जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए 4% आरक्षण का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में उपलब्ध कुल सीटों में से 24 और मेडिकल कॉलेजों में 35 सीटें कम कर दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आरक्षण का निर्धारण जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग से कहा गया है कि वो लद्दाख प्रशासन को इस बारे में सूचित करे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में कुशक बाकुला रिनपोचे हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी कल से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंप दी जाएगी। कोविड-19 मानक संचालक प्रक्रिया के मद्देनजर कल उड़ानों का संचालन पूरा होने के बाद CISF हवाई अड्डे का दायित्व संभालेगी। कोविड-19 के कारण फिलहाल लेह दिल्ली मार्ग पर रोजाना 3-4 उड़ान संचालित होती हैं। इनमें करीब 400-500 यात्री होते हैं। सामान्य रूप से इस मार्ग पर 13 उड़ानें संचालित होती थी। महाराष्ट्र में मुंबई की विशेष अदालत ने एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू की NIA हिरासत शुक्रवार तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने हनी बाबू को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी हनी बाबू के माओवादियों से संबंध हैं। विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह हनी बाबू को 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा था। NIA ने रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत को बताया कि हनी बाबू के ईमेल अकाउंट से मिले करीब 1,26,000 मेल की जांच करने की आवश्यकता है। अब तक की जांच से पता चला है कि हनी बाबू गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के संपर्क में था और वे सभी माओवादियों को जेल से रिहा कराने के लिए धन जुटा रहे थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने जम्मू कश्मीर में पटनीटॉप विकास प्राधिकरण के कुछ पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के आवास सहित 11 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि ऊधमपुर जिले के इस पर्यटन स्थल पर कथित भूमि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के आरोपों के बाद ये छापेमारी की गई। CBI ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद इस मामले में प्रारंभिक जांच करके FIR दर्ज की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू, ऊधमपुर और कठुआ जिलों में 11 स्थानों पर इन अधिकारियों के सरकारी तथा आवासीय परिसरों पर छानबीन की गई। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थेनजोर गोल्फ रिजोर्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना को पारिस्थितिकी पर्यटन के समन्वित विकास की योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई थी। अधिकतर देशों की तुलना में अधिक अनुकूल जलवायु स्थितियों के कारण भारत में गोल्फ पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। पर्यटन मंत्रालय देश में गोल्फ पर्यटन के विकास के लिए प्रयासरत है।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई गोल्फ कोर्स हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे तथा केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। इस संस्थान के पहले चरण पर 3 अरब 92 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सप्ताह में 24 घंटे और 7 दिन प्रसारित होने वाले डीडी असम चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम के लिए इस तरह का समाचार चैनल होना बहुत आवश्यक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये परिकल्पना है कि पूर्वोत्तर भारत देश के विकास का इंजन बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ग्रोथ इंजन बनेगा, क्योंकि यहाँ अपार संपदा है प्राकृतिक, यहाँ बहुत मेहनती और अच्छे लोग हैं, उसके साथ साथ उद्योग के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन फ्री डिश दर्शकों को 104 चैनल बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराता है। उन्हें सिर्फ सेटअप बॉक्स लेने की आवश्यकता है, जिसके बाद वे बिना कोई भुगतान किए जीवन भर इन चैनलों के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा कि डीडी असम समाचार चैनल का शुरू होना सबके लिए गौरव का क्षण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। ये आकाशवाणी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे, जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रहीं। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वे इस सेवा में रहकर गरीब और वंचितों के लिए काम करेंगे। मैं सफलता के लिए सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि ये अविस्मरणीय है। मुझे नहीं इतना एक्सपेक्टेड था कि मैं इतना कुछ अच्छा कर पाऊंगा, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था, तो अभी बढ़िया है। अगर हुआ है एवरीथिंग गोज वेल देन। देश सेवा के लिए मेरा मेन जो गोल है वो यही है कि मैं जो गरीब लोग हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज जिनके लिए बनाई जाती हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मेरा गोल रहेगा कि मैं अगर पब्लिक में जाऊं तो उनके लिए उनकी सेवा कर सकूं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकूं। प्रतिभा वर्मा ने भी आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत की। ये सफलता मेरे जीवन को नई दिशा देने के लिए है कि जिन चीजों के लिए मैं IAS बनना चाहती थी, तरीके के बदलाव लाना चाहती थी, मुझे लगता है ये सफलता इस चीज का निर्देश है कि तुम्हें वही करना है जीवन में जो तुमने पहले से ठान रखा था। और इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले तो अपने परिवार को देना चाहती हूँ। हर तरीके की स्थिति में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। मेरी बहन ने, मेरे छोटे भाई ने, मेरे एकदम ऐसे स्टेजेस में जब मैं एक टाइम पर होप छोड़ चुकी थी कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे माता पिता ने बहुत ही पेशेंस दिखाया है, उन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होनहार युवाओं को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि लोक सेवा का रोमांचक और संतोषप्रद करियर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस परीक्षा में अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं करने वाले युवाओं से श्री मोदी ने कहा कि जीवन अनेक अवसरों से भरा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी परिश्रम करता है। उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों के लिए भविष्य में सफलता की कामना की। महिला उद्यमी और सशक्तिकरण समूह भी एक ऐसी पहल है जो कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर घरेलू महिलाओं तक संतोषप्रद रोजगार के विकल्प के रूप में उद्यमिता को अपनाने को प्रेरित करती है। भारत में अपनी तरह का ये पहला प्रयास है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित और समर्थित IIT दिल्ली के इस कार्यक्रम में कामकाजी माहौल को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाते हैं। मेघना गांधी ने अपनी इस पहल के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेघना गांधी ने बताया कि रिबन कैंडी उपेक्षित महिलाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहकर कार्य करता है और इसके प्रयासों से 30 से अधिक महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है। The mentorship program by V Foundation is a great place to meet and interact with like-minded women entrepreneurs. Since all of us have had the same set of challenges at one point or another, the interactions and discussions were invaluable. The faculty and guest lecturers were the best in their field, and they gave us in-depth insights on various entrepreneurial aspects, challenges, and how to face them. The entire experience was incredible, where my confidence increased and I was more ready as an entrepreneur. These learnings will surely be helpful for a long time to come. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती ने चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। मुंबई में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कल से लॉकडाउन के नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है। विभिन्न व्यापार गतिविधियों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। सभी दुकानें और मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य के 14 जिलों के 64 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का सबसे अधिक असर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी पर पड़ा है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती का पानी कई निचले इलाकों में भर गया है। इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 36 लोगों की मृत्यु हो गई। दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक लोगों के हताहत होने की खबर है। गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 28 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और भारी वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और भारी बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश होने के आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम और रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में तापमान 17 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आमतौर पर आसमान साफ रहने, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी आमतौर पर आसमान साफ रहने, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा कि इब्राहिम अलकाजी भारतीय रंगमंच के पुरोधा थे और उन्होंने रंगकर्मियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इब्राहिम अलकाजी भारतीय रंगमंच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि रंगमंच को लोकप्रिय बनाने और इसकी पहुंच देश भर में ले जाने के प्रयासों के लिए इब्राहिम अलकाजी को याद किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में रंगमंच में क्रांति लाने और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को कलाकारों के लिए सीखने का महान केंद्र बनाने में इब्राहिम अलकाजी की भूमिका हमेशा याद की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में संशोधन किया।
कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.3% हुई। और राम जन्मभूमि पूजन के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार, समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।